हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार। मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चैनल पे आज पीसीएस लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके नोट्स को देखेंगे। और ये हमारा हिस्ट्री का नोट्स है। आप देख रहे हैं मुग़ल साम्राज्य। तो हिस्ट्री का नोट्स अगर एशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं तो सिंधु सभ्यता, वैदिक काल और साम्राज्य, ये टॉपिक वाइज चलेगा हमारा। यह आज मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट क्लास है और डेमो क्लास है। तो डेमो क्लास में हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो मुग़ल साम्राज्य में सबसे पहला जो वो मुग़ल एम्पायर है वो कौन है? बाबर। तो इनके बारे में देखेंगे। मैं इस चैनल मेरा बनाने का माध्यम मेरा ये है कि जिस बच्चे आप पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं पीसीएस लेवल का, अगर इस नोट्स को आप गहरे माध्यम से पढ़ेंगे तो यूपीएससी लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो उतने डीप में नहीं जाएंगे। होम पीसीएस मेरा चैनल का नाम है। पीसीएस लेवल के सभी एग्ज़ाम आप इस नोट्स के माध्यम से आप तय कर सकेंगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जो भी पीसीएस लेवल में आते हैं, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, जो भी है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी नोट्स होता है वो हम बना रखे हैं। जिस बच्चे को नोट्स बनाना नहीं आता है, जिस समझ नहीं आता कि पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, मुझे भी नहीं आता था। मेरे टीचर ने नोट्स के माध्यम से जब पढ़ाया था तो मैंने बस उसका नोट्स कॉपी कर लिया था और कॉपी करने के बाद मुझे सारा कुछ याद हो गया। तो जो नए बच्चे पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, कैसे नोट्स बनाएं, तो आप इस नोट्स को आराम से कॉपी कीजिए और अपने कॉपी पे उतारिए। आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य को। तो देखिए, मेरा चैनल का नाम है होम पीसीएस, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो डेमो क्लास है ये मेरा। इसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जो भी है, शेरशाह सूरी वगैरह सब कुछ आएगा। और इसके बाद हम सब कुछ एक सीरियल वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज, जिसको बोलते हैं ना, सिंधु सभ्यता हो गया, मौर्य साम्राज्य, वैदिक काल वगैरह वगैरह, सब कुछ सिक्वेंस से चलेगा। फिर एंशिएंट आएगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, फिर जो भी है मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट के बाद मिडिवल, फिर मॉडर्न, ऐसे करके चलेगा। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री चलेगा। फिर ज्योग्राफी का भी नोट्स है हमारा, सब कुछ है। आप नोट्स के माध्यम से जुड़े रहिए। फिर देखिए क्या होता है। तो आइए मुग़ल साम्राज्य को देखते हैं। मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक है बाबर। बाबर को ही मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक क्यों माना जाता है? क्योंकि पहला मुग़ल एम्पायर था बाबर और इसी ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। कहाँ पे? भारत में। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? बाबर। देखिए, बाबर का पूरा नाम है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा, जो फरगान घाटी का शासक था। माता का नाम है कुतलुग निगार खानम। यहाँ पे देख सकते हैं माता का नाम कुतलुग निगार खानम। पुत्र हुमायूं, पुत्र का नाम है हुमायूं, कमरान, अश्करी और हिंदाल, मतलब 4 पुत्र थे बाबर का। पुत्री है फखरुन्निसा, गुलरंग बेगम, गुलबदन बेगम, गुलचेहरा बेगम, और भी बहुत सारे बेगम पुत्रियां थी इनके। विवाह भी बहुत सारा किया था, जिसमें एक महामंगा इम्पोर्टेंट था। तो इतने सारे इसकी फैमिली थी बाबर का। अब बाबर भारत पे कैसे आता है, ये तो अफगान का रहने वाला है, तो कैसे आता है सब कुछ आप देखेंगे। एक सिक्वल वाला आपका दिमाग में घुस जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बाबर के जन्म की। तो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। 83 में कहीं कहीं ये डेट चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होता है उज्बेकिस्तान के फरगान घाटी में। उज्बेकिस्तान में एक जगह होता है अंदीजान, वहीं पे बाबर का जन्म होता है और मृत्यु 15 दिसंबर 1530 को हो जाती है। जो लोग पढ़ चुके हैं बाबर के बारे में उसको तो पता होगा कि 15 दिसंबर को 1530 का मृत्यु हो जाती है। किसकी? बाबर की। लेकिन कैसे मृत्यु होती है ये तक आज तक रहस्यमयी है। आज उस रहस्य से पर्दा उठेगा कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुगल कौन थे, कहाँ से आए थे, कौन थे, क्या था, नहीं था, सब कुछ देखेंगे। तो मुगल कौन थे? तो मुगल मंगोल और तुर्की से उत्पन्न हुआ था। तो मंगोल और तुर्की से उत्पन्न हुआ था, अर्थात माता मंगोल थी और पिता तुर्की थे। तो मुगल का जो अर्थ होता है वो होता है बहादुर। मुगल का अर्थ क्या होता है? बहादुर। देखिए, मंगोल थी माता। मंगोल कौन थे? तो चीन एवं मध्य एशिया का जो क्षेत्र होता था वो मंगोल शासक के अंडरगर्ड आता था। और मंगोल शासक का सबसे महानतम राजा हुआ करता था चंगेज खान, ठीक है। और पिता जो था तैमूर वंश से था, तुर्की। ये ईरान, इराक और तुर्की का जो क्षेत्र पड़ता है, आप मैप में देखेंगे तो उस क्षेत्र से इनके पिता तैमूर रहते थे। तैमूर 1398 में जो दिल्ली पे आक्रमण करके जीतता है, ठीक है, वही तैमूर। तो पिता तुर्की थे और माता मंगोल थी। तो उससे उत्पन्न हुआ था कौन? बाबर, ठीक है। अब देखिए क्या
टॉपिक है। परंतु मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि चंगेज खां का इतिहास सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से था। चंगेज खां ने बहुत सारे व्यक्तियों का नरसंहार किया था। तैमूर भी तो बहुत सारे व्यक्तियों का नरसंहार किया था, चंगेज खां भी किया था, लेकिन मंगोल कहलाना क्यों नहीं पसंद करते थे बाबर? आइए देखते हैं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंश के होने पर गर्व करते थे। तैमूर होने पर गर्व करते थे और मंगोल कहलाना नहीं पसंद कर रहा था, अनुभव करते, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पे नियंत्रण कर लिया था। इसलिए गर्व करता था क्योंकि दिल्ली पे 1398 में बाबर से पहले तैमूर का राज हुआ करता था और चंगेज खां का राज नहीं हुआ करता था। इल्तुतमिश के समय चंगेज खां आया था, लेकिन लौट गया था भारत पे आक्रमण करने से पहले। आइए आगे देखते हैं। तो बाबर जो है, बाबर मातृपद से 14वां, पितृपद से 5वां वंशज था। बाबर मातृपद से 14वां, पितृपद से 5वां, मतलब माता की ओर से 14वां, पितृ की ओर से 5वां वंशज था। पत्नी, बाबर की पत्नी एक इंपॉर्टेंट पत्नी रहती है, महामंगा। आप देखे होंगे अकबर सीरियल में एक महामंगा होती है, महाम बेगम जिसको बोलते हैं, वो बाबर की पत्नी थी। ठीक है, और भी बहुत सारे पत्नियाँ थी, जैसे आयशा सुल्तान बेगम, जैनब सुल्तान बेगम, यही सब थी। आगा बेगम ऐसे करके बोल सकते हैं, गुलचेहरा बेगम ऐसे कर, गुलचेहरा बेगम तो शायद इसकी पुत्री थी। ठीक है, और बाबर ने चगताई वंश की एक नींव डाली थी, एक अलग से वंश चलाया था, चगताई वंश। ठीक है, अब बाबर ने भारत पे आक्रमण का मूड क्यों बनाया? बाबर कैसे भारत पे आक्रमण करता है? तो देखिए, बाबर जब छोटा था तो क्या होता है, देखिए 1483 में जन्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मध्य एशिया में शक्तिशाली उज्बेक वंश चल रहा था, शक्तिशाली सफावी वंश भी था, उस्मानी वंश भी था। इन सब का पराजय का भय बना रहता था। किसको? बाबर का। बाबर क्यों पराजय का भय बना रहता था? एक छोटा सा बच्चा को पराजय का भय क्यों बना रहता है? देखिए, वो बच्चा है, साधारण व्यक्ति है, तो उसे पराजय का भय नहीं रहेगा, लेकिन जैसे वो गद्दी पे बैठता है, वो राजा कहलाता है, तो उसे पराजय का डर सताने लगता है, क्योंकि वो राजा होता है। और राजा बनने से पहले इन सब लोगों से, उज्बेकियों से, सफावी से बहुत सारी युद्ध नीतियाँ सीख रहा होता है। तो बाबर ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मात्र 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगान की गद्दी पे बैठा। पर पिता की मृत्यु हो जाती है तो बैठना ही 11 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पे बैठ जाता है। अब देखिए, जब 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठ गया तो अब राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद क्या था, उज्बेकेशो, उस्मानी, शफावी, जो ये शक्तिशाली वंश यहाँ पे चल रहा है, उज्बेकेशो, शफावी और उस्मानी, इन सब से डर कर बाबर अपने एक दूर के चाचा के पास अफगानिस्तान चला गया। तो क्योंकि राजा बनने के बाद उसको डर था, और राजा बनने के बाद किसी को मंत्री को गद्दी सौंप के वो चला गया, एक दूर के चाचा अफगानिस्तान में जो रहते थे उसके पास चला गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। 1504 में वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी युद्ध नीतियाँ सीखता है चाचा वगैरह से, वहाँ अफगानिस्तान में कैसे क्या राजा राज करता है, और जो पहले से सीख रखा था उसने, उन सब का प्रयोग करके 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। तो सबसे पहला अधिकार करता है कहाँ पे? काबुल पे, और उपाधि धारण करता है बादशाह का। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है विशेष में, बादशाह का उपाधि और बादशाह का उपाधि। ठीक है, तो 1504 में कहाँ पे अधिकार किया? काबुल पे, और उपाधि धारण किया बादशाह का, और बादशाह का उपाधि 1507 में धारण करता है। देखिए, बादशाह पहले नहीं, पहले बादशाह 1504 में, उसके बाद बादशाह 1507 में उपाधि धारण करता है। कौन? बाबर। तो और पैतृक उपाधि जो मिर्जा था, जैसे उमर शेख मिर्जा इसका पिता का नाम था, उसको त्याग देता है। तो मिर्जा की उपाधि त्याग, खत्म, कहानी खत्म, उसका हो गया। अब क्या, बादशाह या बादशाह? बादशाह हो गया, बादशाह भी पहले आ गया था, उसके बाद बादशाह आया। ठीक है, तो अब बादशाह कहलाने लगा। अब देखिए, बाबर ने भारत में सबसे पहला आक्रमण भारत पे कब किया? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र उस समय भारत का ही क्षेत्र था, तो सबसे पहले आक्रमण किया था बाजोर पे। बाजोर कहाँ पे है? तो शायद पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के एंड में। तो 1519 में बाजोर पर किया था पहला आक्रमण, और उसी आक्रमण उसने भेरा के किले को जीत लिया। तो भेरा का किले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे था, उसी किले के लिए आक्रमण किया था। सबसे पहला आक्रमण था बाबर का भारत के खिलाफ, तो भेरा के किले को जीत लिया था पहला आक्रमण करके। कौन? बाबर। और ये जो युद्ध लड़ा था, ये यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध चिनाब नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध का
इस युद्ध लड़ने का कारण क्या था? तो यूसुफजाई जाति थे, वो बहुत ही आगे बढ़ रहे थे, विरोध कर रहे थे इन बाबर वगैरह का। तो उन पे उनके कारण इस भेरे के किले को जीता था कौन? बाबर। और देखिए एक इस बार जब मैंने बीपीएससी एग्ज़ाम दिया था उसमें पूछा गया था बाबर ने बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? तो बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने इस युद्ध में किया था। भेरा के किले जीतने के लिए बारूद का उपयोग किया था सर्वप्रथम। तो बारूद के डाल के चलाया था, बंदूक या तोप में डाल के चलाया होगा, और बंदूक में डाल के ही चलाया था, तोप नहीं लाया था। तो सर्वप्रथम बारूद का एक बात ध्यान रखिएगा, बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग भेरा के किले को जीतने के लिए किया था। बाबर कब किया था? तो 1519 से 1520 के बीच में, ठीक है। और तोप खाने का प्रयोग 1526 में पानीपत में करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो भेरा के किले को जीत लिया कौन? बाबर, बारूद के द्वारा। अब देखिए अब देखिए इस युद्ध की शिक्षा नीति कहाँ से सीखा था बाबर? तो उज्बेकेसों से सीखा था, जो जिससे डर के भागा था, मतलब राजा बनने से पहले जब छोटा बच्चा था तो सीखता था। क्या सीखा था उज्बेकेसों से? तुगलकमा युद्ध प्रणाली सीखा था, जो पानीपत का युद्ध में यूज़ करेगा ये। ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग सीखा था, जो भेरा के किले में यूज़ कर लिया इसने। तुर्की से घुड़सवारी सीखा था। मंगोल या अफगान से युद्ध का व्यू रचना सीखा था, कि व्यू रचना कैसे करते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। बाबर ने भारत पर आक्रमण के समय बंगाल, गुजरात, मालवा, कश्मीर, सिंध, मेवाड़, दिल्ली, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य को स्वतंत्र राज थे। मतलब ये जो राज है बंगाल, गुजरात, सिंध, मेवाड़, दिल्ली, विजयनगर, बहमनी, कश्मीर, मालवा, ये सब उस समय स्वतंत्र थे, सब अपना अपना अलग राज थे। और देखिए बाबर कैसे करता, सब अलग अलग थे। अब बाबर एक किला जीत लिया। अब उसके बाद 5वां आक्रमण करता है बाबर पानीपत के युद्ध में। जो पानीपत पे जो आक्रमण करता है वो 5वां अभियान रहता है बाबर का। एक बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण कौन भेजा? मतलब मैन जो भारत है, वो बाजोर वगैरह तो भारत में ही आता था, पाकिस्तान का क्षेत्र में। मैन जो आप ऐसे आप भारत का अगर पिक्चर बनाए तो ऐसे आप ऐसे 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 जो भी है सब गलती हो गया, ऐसे बना सकते। तो मैन जो भारत है यहाँ पे, मैन जो भारत पे आक्रमण किया था, इसका निमंत्रण कौन भेजा था? तो उस समय दिल्ली का जो राजा था, दिल्ली का जो राजा था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। तो लोदी वंश चल रहा था दिल्ली में, वहीं उसी का राजा था, और उसी को हराने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा गया। तो कौन भेजा? तो ध्यान दीजिएगा। तो इब्राहिम लोदी का एक चाचा था, जिससे चाचा से आपसी मतभेद हो गया इब्राहिम लोदी का, और चाचा का नाम था आलम खां। उसने निमंत्रण दिया बाबर को कि आप आइए, और इब्राहिम लोदी जो मेरा भतीजा है, बहुत शैतानी कर रहा है दिल्ली पे, ठीक से राज नहीं चला पा रहा है, आप उस पर आक्रमण कीजिए। और एक पंजाब का सूबेदार भी था। तो पंजाब का एक सूबेदार था जिसका नाम था दौलत खां। इन दोनों ने मिलकर बाबर को निमंत्रण भेजा कि आप आइए और दिल्ली पे आक्रमण कीजिए और इब्राहिम लोदी को हटाइए, जो एक क्रूर शासक है, ऐसा करके। तो इन दोनों के कहने पे बाबर सोचा ये तो इसका रिश्तेदार है, आपसी मतभेद के कारण इसके पास तो कोई सेना नहीं है आलम खां के पास। दौलत खां भी एक सूबेदार है, इसके पास भी कोई खास सेना नहीं है। तो इन दोनों के कहने से बाबर नहीं आया, ठीक है ना। तो बाबर आया किसके कहने से? एक और तीसरा व्यक्ति था, राणा संगा। तो राणा संगा के बारे में आपने सुना ही होगा। राणा संगा का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के बीच बहुत पहले, खतौली नामक युद्ध होता है, जिसमें राणा संगा जीतते जीतते हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि राणा संगा का बायां हाथ कट जाता है। जब हम राणा संगा के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि राणा संगा का कैसे बायां हाथ कट जाता है, एकदम पिक्चर की तरह आपको दिमाग में अटैच होते जाएगा, ठीक है। तो राणा संगा के पास एक बहुत विशाल सेना थी, और इसी के कहने से बाबर जब सुनता है कि राणा संगा भी इनवाइट कर रहा है इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करने के लिए, क्योंकि ये तो इनका दुश्मन हो चुका था, तब बाबर ने मूड बनाता है कि चलो अब आक्रमण किया जाए, ठीक है ना। और इस बात का स्वयं बाबर ने बाबरनामा में उल्लेख किया है कि राणा संगा ने हमको युद्ध का निमंत्रण दिया। अब आइए पानीपत का युद्ध देखते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, तो जो भेरा उरा का किले के जीता था वो तो नॉर्मल युद्ध था। मैन युद्ध था पानीपत का युद्ध। सबसे मतलब मुख्य में देखें तो पहला, ऐसे तो 5वां अभियान था भारत के खिलाफ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, ये तो आप जानते ही होंगे। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? तो जाहिर सी बात है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। तो बाबर के बीच हुआ, तो जिसमें युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया
लोधी वंश का पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया। और इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया। तो दिल्ली और आगरा पे क्या हो गया, बाबर का कब्जा। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव क्या थे, इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी आप क्या कह सकते हैं, हम एक तरह से सब समकालीन, मतलब उसी राज में रहते होंगे, ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए इस युद्ध को बाबर ने कैसे जीता। तो तुगलक लमाई युद्ध की पद्धति का प्रयोग किया था, जो उज्बेकिस्तान से सीखा था। तोपखाने का प्रयोग अच्छे ढंग से किया था, तोपखाना लाया था जिसका अली और मुस्तफ़ा दो तोपची थे। ये एग्जाम में पूछता है कौन तोपची थे पानीपत का युद्ध में। अली और मुस्तफ़ा दो तोपची थे जो अच्छे से तोप चलाए थे, ठीक है। तो अली और मुस्तफ़ा कौन थे, दो तोपची थे पानीपत का प्रथम युद्ध में। तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति था, दो गाड़ियों के मध्य तोप को कैसे रखना है, जो 360 डिग्री घूम के, 360 डिग्री तो आप नहीं कह सकते हैं, मतलब 180 डिग्री तक घूम के तोप गोले बरसाता था। और सेना का कुशल नेतृत्व था। तो इन सब चीज़ों से बाबर ने इस युद्ध को जीता था। अब देखिए क्या हुआ था, आगे भी है, बहुत कुछ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है, दिख रहा है आपको। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने सरदारों को उचित पुरस्कार दिया। मतलब जो वहाँ के सरदार थे जब पानीपत का जब युद्ध जीता था, जो सपोर्ट किए थे बाबर को युद्ध में, वही आलम खां और सूबेदार जो थे दौलत खां, उन सबको बहुत ही उचित पुरस्कार दिए। और काबुल निवासी को, जो काबुल के निवासी थे, मतलब वापस जाके काबुल जाके, दिल्ली जीता था ना, तो काबुल जाके चांदी का से एक एक सिक्का चलाया कि हम दिल्ली विजय कर लिए हैं, ठीक है। तो दिल्ली जाके वो काबुल जाके एक चांदी का सिक्का चलाता है, एक एक चांदी का सिक्का, मतलब सब ग्रामीण वासी को देता है। इसी उदारता के कारण काबुल निवासी ने उसको कलंदर की उपाधि दी। तो बाबर को कलंदर की उपाधि कब मिली, 1526 में मिली, पानीपत के प्रथम युद्ध में। कौन दिया, तो काबुल निवासी ही देते हैं इसको कलंदर की उपाधि, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबर के जीतने के कारण तो देख लिए, अब हारने का कारण देखते हैं इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी क्यों हारा, तो एकता का अभाव रह गया, ये ज़्यादा सेना तो इसके पास बहुत था और भी राजा को जुटा नहीं पाया। अकुशल सेनापति, सेनापति को भी ठीक अच्छा सेनापति नहीं रखा। अफगान सरदारों से अछूतता थी, मतलब लड़ाई झगड़ा चलता था। अफगान सरदार जो इसका सपोर्ट नहीं किया था, सारा बाबर का सपोर्ट कर दिया। अब देखिए बाबर का एक बेटा था हुमायूं, जो सबसे बड़ा बेटा था, उसने बाबर को कोहिनूर हीरा दिया। तो कोहिनूर हीरा हुमायूं ने दिया था बाबर को। और बाबर हुमायूं के पास कहाँ आया, तो ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमादित्य के परिवार से हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। आइए आगे देखते हैं। नोट देखिए यहाँ पे नोट एक लिखा है मैंने, नोट क्या है, आप सेम इस नोट्स को उतारें, आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर का साथ देने का वादा महाराणा संगा ने किया। देखिए वहाँ पे तो 3 लोग इनवाइट किए थे बाबर को, दौलत खां पंजाब का सूबेदार, और आलम खां और राणा संगा। तो तीनों के कहने, इन सब के कहने से तो ज़्यादा नहीं आया, मैन आया राणा संगा के कहने से। और राणा संगा ने ही साथ नहीं दिया युद्ध में, ये दोनों दिया था, ठीक है। तो देखिए पानीपत के युद्ध में बाबर का साथ देने का वादा तो महाराणा संगा ने किया, किंतु युद्ध में सहायता ना किया, लेकिन युद्ध में गया ही नहीं, ठीक है। इसलिए बाबर का अगला अभियान राणा संगा के खिलाफ होगा। बाबर का दिमाग खटका कि इसी के कहने से आए और हारते हारते बचे हम, क्योंकि तोप नहीं होता तो बाबर हार जाता, क्योंकि बहुत सारा सेना था इब्राहिम लोदी के पास, ठीक है। तो आइए देखते हैं खानवा का युद्ध। 15 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है महाराणा संगा के खिलाफ। तो देखिए राणा संगा एक संयुक्त सेना थी राणा संगा के पास। राणा संगा के पास क्या कहता है, हसन खां मेहाबती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी और मेदिनी राय, इन सबकी विशाल सेना थी। मेदिनी राय स्पेशल विशाल सेना के साथ आया था, तो एक संयुक्त युद्ध कह सकते हैं। और बाबर इधर अकेला था। तो ये युद्ध में बाबर मारा जाता है और हारा जाता है। कैसे इस चीज़ से बचा और युद्ध को जीता बाबर, आइए देखते हैं। तो देखिए बाबर हारते हारते मात्र बाबर के पास 12,000 सेना थी, और इन सब को मिला के 1 लाख सेना पुर रहा था, संयुक्त सेना कह सकते हैं, संयुक्त रूप से। तो देखिए तो इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद क्या कहता है, गैर इस्लामों को बेरहमी से कत्ल कर दो। तो जो गैर इस्लाम, जो मुस्लिम नहीं है, उसको बेरहमी से कत्ल कर दो, इस चीज़ का नारा देते हैं। तो मराठा सैनिक भी राणा संगा पे भारी पड़ता है और 12,000 सैनिक से जीत जाता है, और तोप भी रहता है बाबर के पास। तो सैनिकों पर लगने वाला
तमगाकर एक कर होता था, मतलब एक तरह सा टैक्स होता था, आप कह सकते हैं एक तरह सा टैक्स होता था जो सैनिक पे लगता था। बाबर ने इस युद्ध में ये घोषणा किया कि हम उस टैक्स को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो सैनिक कार्ड भी खुश हो गया, अगर युद्ध जीतते हैं तो टैक्स हमारे ऊपर ख़त्म हो जाएगा, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और जैसे ही युद्ध जीता और उसके बाद शराब बेचने और शराब खरीदने पे प्रतिबंध लगा दिया बाबर। ठीक है, ना ही शराब बेचाएगा, ना ही कोई पिएगा। ठीक है, तो सैनिक हमारा तंदुरुस्त रहेंगे। और इस युद्ध में उपाधि जो धारण किया था जीत के बाद बाबर, गाजी का उपाधि धारण किया था। कलंदर की उपाधि देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध में करता है, और गाजी का उपाधि खानवा के युद्ध में करता है। और इस युद्ध में राजपूतों के सिरों का मीनार बना दिया था बाबर। तो राजपूत का बहुत सारा सिर काटा था बाबर ने इस युद्ध में। उसके बाद अगला अभियान होता है बाबर का मेदिनी राय के खिलाफ, जो खानवा के युद्ध में सपोर्ट किया था इसका राणा संगाक। तो मेदिनी राय के पास बहुत बेसाल सेना था। तो चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। ठीक है, तो राजा एक मेदिनी राय की तरफ रहते हैं, प्लस शेरशाह सूरी जो हुमायूं को हराता है, वही इसके बारे में भी देखेंगे। शेरशाह सूरी महान राजा, जो हमारे इंडिया में रुपया चल रहा है ये इसी का देन है, शेरशाह सूरी का। तो ये सपोर्ट किया था मेदिनी राय को। और बाबर था इधर, तो इस युद्ध में भी बाबर जीतता है और मेदिनी राय हार जाता है। और मेदिनी राय का 2 पुत्रियां था, उठा लेता है 2 पुत्रियों को, और एक को हुमायूं को, एक को कमरान को दे देता है। तो वो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। तो 2 पुत्री उठाता है इसका, 2 पुत्री को, और हुमायूं और कमरान को बांट देता है कौन? बाबर। उसके बाद होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी को होता है, 5 अप्रैल 1529 ईस्वी को। और ये लास्ट युद्ध था बाबर का, तो अंतिम युद्ध है देखिए बाबर का। इसमें बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना थी, और इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है और बंगाल बिहार सेना की एक संयुक्त सेना हार जाती है। एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों से लड़ा गया। तो बाबर का एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों से लड़ा जाता है। अब इस 1529 घाघरा का युद्ध जीतने के बाद बाबर का देखिए हिमालय से लेके ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो हिमालय से लेके ग्वालियर, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण, और सिंध से लेके बंगाल, इस इतना वर्ग का क्षेत्र बाबर ने जीत लिया था भारत में। मैन भारत में इतना बड़ा क्षेत्र जीत लिया था बाबर ने। बाबर का समकालीन की बात करें तो समकालीन कृष्णदेव राय थे, विजयनगर का शक्तिशाली राजा था। और नुसरत शाह एक बंगाल का राजा था, वो भी शक्तिशाली राजा था। ये बाबर का समकालीन था। देखिए 26 दिसंबर 1530 को आगरा में मृत्यु हो जाती है, रहस्यमयी मृत्यु, इसके बारे में देखते हैं। और मृत्यु होने के बाद नूर अफगान या आराम बाग बाबर ने ही बनवाया था, उसमें इसको दफना दिया जाता है आगरा में। और जब आत्मकथा बाबर का है, एक आत्मकथा तुजुके बाबरी या बाबरनामा आप कह सकते हैं, तो ये बाबर ने ही लिखा था। तुजुके बाबरी या बाबर तुर्की भाषा में था। और जब इसको पढ़ा गया तो पढ़ने के बाद इसमें बाबर की इच्छा थी कि हमको काबुल में दफनाया जाए, तो इसके बॉडी को आराम बाग से निकाल के बाद में काबुल में दफनाया जाता है। तो मुगल साम्राज्य में 3 ऐसे राजा थे जिसका क्या बोलते हैं मकबरा भारत से बाहर बना है। 3 ऐसे राजा था। एक तो बाबर हो गया जिसको काबुल में दफनाया, दूसरा जहांगीर है लाहौर में दफनाया गया, एक बहादुर शाह जफर लास्ट राजा जिसको रंगून भेज दिया गया था। 3 बादशाह था जिसका मकबरा बाहर था भारत से, बाकी सबका मकबरा आपको भारत में ही मिलेगा। तो आत्मकथा तुजुके बाबरी या बाबरनामा तुर्की में लिखा गया था, बाबर ने खुद लिखा था। बाबर का काव्य संग्रह था दीवान, जिसको तुर्की भाषा में लिखा गया था, बाबर ने खुद लिखा था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था बाबर। एक पैतसैली मूवियान की रचना की थी, कौन? बाबर ने की थी। रिसाल ए उसज की रचना भी कौन किया था? बाबर ने किया था, जिसको खाने बाबरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इतना बाबर ने किया था। उसके बाद देखिए क्या है, तो आगरा में ज्यामितीय विधि से बाग लगवाया था, वही आराम बाग जिसमें दफनाया गया था, फिर बाद में काबुल में दफनाया गया। सड़कों को मापने के लिए गजे बाबरी का उपयोग किया था, कौन? बाबर ने। तो सड़कों को मापने के लिए क्या उपयोग किया था? गजे बाबरी। अब्दुल रहीम खाने खाना बाबरनामा को फारसी में अनुवाद करा। तो अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे? बाबर के समय में, ये अकबर के समय में आएंगे, अकबर का बेटा था। अकबर का एक आप कह सकते हैं कि बाबा कहते थे, खान बाबा। आप उनकी जब खान बाबा की मृत्यु हो जाती तो उनकी बेगम से शादी कर लेता है अकबर, और उन्हीं का पुत्र रहता है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो एक खाने खाना एक उपाधि होता है, तो उसको दे रखता है, तो अब्दुल रहीम नाम था उसका। और अंग्रेजी में बेवरीज नाम का व्यक्ति ने अनुवाद कराया, तो फारसी में अनुवाद करवाया अब्दुल रहीम खाने खाना, और अंग्रेजी में बेवरीज इसका अनुवाद करवाया, तो बाबरनामा का अनुवाद करवाया। बाबर ने जो सिक्का चलाया था, तो काबुल में शाहरुख नाम से सिक्का चलाया था जो चांदी का था, और कंधार में बाबरी नाम से सिक्का चलाया था, कौन? बाबर।
तो देखिए शाहरुख नाम से सिक्का चलाया था चांदी का, कहाँ पे, काबुल में, शाहरुख खान बाबर ने चलाया था, और कंधार में बाबरी नाम। इमारत की बात करें तो पानीपत मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, आगरा की मस्जिद और बाबरी मस्जिद, इसी को तोड़ के राम मंदिर, और पहले मंदिर ही था, सुनने में ऐसा आया, और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया था बाबर ने, और फिर यही सब विवाद चलते चलते अभी वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए बाबर की मृत्यु कैसे हुई, तो ये रहस्य में ये कहीं जगह नहीं लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने के बाद एक जगह ऐसा लिखा हुआ था कि कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की माँ, जो वर्षों से शासन कर रहा था दिल्ली पे, इब्राहिम लोदी, उसकी मृत्यु हो जाती है पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा। तो इब्राहिम लोदी की माँ जहर देके बाबर को मरवा दिया था, तो किसी कैसे भी करके जहर दे दिया था उसके खाने पीने में बाबर को, और मरवा दिया था बाबर को। क्योंकि देखिए 1529 में युद्ध लड़ा और 1530 में अचानक कैसे मर जाएगा बाबर, तो यही एक कारण बुक में लिखा हुआ था कि इब्राहिम लोदी की माँ जहर देके मरवा दिया था बाबर को। तो आप ये देखिए, ये हमारा डेमो क्लास था, और कैसे करके आप डेमो क्लास आप बाबर के बारे में पढ़ें। इसके अगला टॉपिक हुमायूं आया है। अगर आप इस नोट्स को आप एक दो बार देखेंगे तो आपको याद तो हो ही जाएगा। अगर एक ही बार में आप कॉपी पे उतार लेते हैं इस नोट्स को, तो आपको पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा और सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए प्रमुख युद्ध के बारे में अगर आप देखें, एक बार बता दें, तो पहला युद्ध बाजौर और भेरा का क्या था 1518 से 19 के बीच में, जो बारूद का प्रयोग किया था बाबर ने। पेशावर आक्रमण, फिर दूसरा आक्रमण था ये 1519 में। सियालकोट भेरा आक्रमण 1520 में। सुल्तानपुर लाहौर दीवाल आक्रमण 1524 में था। अब देखिए भारत विजय, दिल्ली विजय 1526, पानीपत का। खानवा युद्ध 1527 में। चंदेरी युद्ध 1528 में, और घाघरा के युद्ध 1529 में। 1530 में मृत्यु हो गई। तो ऐसा था बाबर के बारे में। उसके बाद अगर आपने ज़्यादा प्यार दिया हमारे वीडियो को, तो हम सीधा सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, और एकदम सिक्वल चलेगा टॉपिक वाइज। सिंधु सभ्यता के बाद वेद आएगा, फिर उसके बाद ऋग्वेद, वेद पढ़ने के बाद आप मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, कुषाण वंश पढ़ेंगे, सुंग वंश पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपका एकदम टॉपिक वाइज। एक भी जब मैं नोट्स बनाया, तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है पीसीएस लेवल का। अभी मेरा नोट्स प्राइस चल ही रहा है, तो मैं सोचा आप लोगों तक भी शेयर कर दूँ, और जब मेरा भी क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आप लोगों का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जहाँ भी डाउट है बेधड़क पूछिए आप, और इतना डीप है ये कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर आप जुड़े रहते हैं, अगर वीडियो देखने के बाद आप जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल से, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो डाल सकूं। और ये यूट्यूब पे मेरा ये पहला वीडियो है। तो अगला हुमायूं के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद आता है, देखते हैं, शेयर होता है, तो फिर हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट सिंधु सभ्यता से, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर सिंधु सभ्यता चलेगा, फिर धीरे धीरे सब कुछ चलेगा। एंशिएंट अलग चलेगा, मिडिवल अलग चलेगा, और मॉडर्न अलग। ज्योग्राफी भी हमारा क्लास चलेगा, इकोनॉमिक्स का भी चल सकता है। और फिर आपका इन्वायरमेंट है मेरे पास नोट्स, सब कुछ का नोट्स मैंने तैयार कर लिया है। थोड़ा करंट अफेयर्स साथ में पढ़ना पड़ता है, तो करंट अफेयर्स भी मैं पढ़ता हूँ, तो आप लोग कहेंगे तो आप लोग को भी शेयर कर दिया जाएगा करंट अफेयर्स। और मैं बिहार से हूँ, तो मैं बिहार पीसीएस का तैयारी कर रहा हूँ, और मैंने पहला बार बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था इस बार। तो इस बार तो मेरे पापा का डेथ हो गया था एग्ज़ाम के जस्ट 15 दिन पहले, तो मैं करंट अफेयर्स तैयारी नहीं कर पाया, तो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया। मेरा 63 नंबर ही बन पाया था इस बार। तो देखते हैं अगले बार क्या होता है। अगर मेरा हो जाता है तो फिर आप लोग भी इस नोट्स के माध्यम से आप पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। और जो नए बच्चे हैं वो ज़रूर जुड़े, बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।